नमस्कार दोस्तों। साल 1940 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आज के करंट पंजाब और पाकिस्तान वाले पंजाब को एक मुस्लिम स्टेट करार देने के लिए रेजोल्यूशन लेके आती है, जिसका कि कड़ा विरोध होता है सिख कम्युनिटी के द्वारा। और इस सिख कम्युनिटी का विरोध अकाली दल लेके अंग्रेजों के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सिखों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हिंदूज और मुस्लिम देशों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन सिख कम्युनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अंग्रेजों ने अकाली दल की बात नहीं सुनी, तो इसके विरोध में अकाली दल अपना एक रेजोल्यूशन लेके आता है और उसमें वो एक देश की परिकल्पना करते हैं, जिसका के नाम होता है खालिस्तान। और वो उस देश की बाउंड्री डिसाइड करते हैं, और आज का हरियाणा, आज का हमारा इंडिया वाला पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब, इन तीनों को मिला के वो एक ग्रेटर खालिस्तान की नींव रखते हैं। अकाली दल आजादी के बाद भी एक नया सूबा या नया स्टेट बनाने के लिए प्रोटेस्ट जारी रखता है सिखों के लिए, और इस प्रोटेस्ट का वो नाम देता है न्यू सूबा प्रोटेस्ट, जिसमें के वो ये डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें एक ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए जिसमें कि सिर्फ सिखों का राज हो और सिखों का ही इलाका हो। लेकिन जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी जो स्टेट डिसाइड करती थी भारत सरकार की, उन्होंने उनकी अकाली दल की इस डिमांड को हमेशा खारिज किया। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट थे अकाली दल के द्वारा इतने वायलेंट होते गए कि आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार को इस अकाली दल की डिमांड के आगे झुकना पड़ा और को मजबूरी में पंजाब के 3 हिस्से करने पड़े। एक सिख पंजाब जो अभी करंट पंजाब आप देख रहे हो, और एक हिंदू पंजाब जिसको कि हरियाणा बना दिया गया, और चंडीगढ़ जो कि कॉमन राजधानी रखी गई पंजाब और हरियाणा की। 1972 में अकाली दल का पंजाब से बिल्कुल सूपड़ा साफ हो जाता है और कांग्रेस पावर में आ जाती है। लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को दोबारा वापस लाने के लिए अकाली दल 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लेके आती है, जिसका के मकसद सिर्फ यही होता है कि सिखिज्म की भावना को और ज्यादा भड़काया जाए और दोबारा से पावर में आया जाए पंजाब की स्टेट में। तो इस रेजोल्यूशन के 3-4 मेजर पहलू थे जो मैं आपको बताता हूँ। मेन पहलू ये था कि वो ये कह रहे थे कि हमें ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए। नंबर 2, उनका डिमांड ये था कि सिखिज्म को हिंदुइज्म से अलग ट्रीट किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिखिज्म और हिंदुइज्म उस टाइम पे एक ही ट्रीट होता था, एक ही उनको रेफरेंस दिया जाता था, वो उसका अलग रेफरेंस मांग रहे थे। और नंबर 3 जो पॉइंट था इस रेजोल्यूशन था वो ये था कि सेंट्रल से सारी पावर जो है वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाए। और नंबर 4 था वो ये था कि चंडीगढ़ जो एरिया है वो पंजाब को दिया जाए, ना कि हरियाणा को। 1980 तक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 का कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है पंजाब में, लेकिन 1980 में एक आदमी की एंट्री होती है। उस आदमी का नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। वो एक एक्सट्रीमिस्ट था, यानी कि वो एक मिलिटेंट काइंड ऑफ सपोर्टर था खालिस्तान मूवमेंट का, जो कि अकाली दल के इस डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने लग जाता है। और धीरे धीरे अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाला की नजदीकियां और दोस्ती बढ़ने लग जाते हैं इस डॉक्यूमेंट के कारण। अकाली दल जो होता है वो एक सॉफ्ट खालिस्तान मूवमेंट का सपोर्टर होता है, लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला जो होता है वो वायलेंट प्रोटेस्ट में बिलीव करता था और वो चाहता था कि खालिस्तान नाम का अलग देश बनाया जाए जो कि बंदूक के जोर पे बने। 1982 में अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाला एक दूसरे से हाथ मिला के धर्म युद्ध नाम के मोर्चे की स्थापना करते हैं, जिसके तहत के वो खालिस्तान मूवमेंट को बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते थे और वो जो अलग रिलीजन के लोग थे उनको वो मारना चाहते थे। तो जरनैल सिंह भिंडरावाला ने हिंदूज और निरंकारी का कत्ल करना चालू कर दिया, और इतने ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट होने लग गए कि एक मिलिटेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन पंजाब में पैदा होने लग गई खालिस्तान मूवमेंट के नाम पे। जुलाई 1983 हरचंद सिंह लोंगोवाल जो कि प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, उन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाले को निमंत्रण दिया कि आप आइए और गोल्डन टेम्पल में शरण लीजिए। और उनका मकसद यही था कि जरनैल सिंह भिंडरावाले यहीं आके अपना जो उसका प्रचार प्रसार यहीं से करें और यहां से आके लोगों की सेवा करें। उनका मकसद ये था। तो उसके बाद से क्या होता है कि जैसे ही जरनैल सिंह भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल पे कब्जा किया,
वैसे ही एक काइंड ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट पंजाब में चालू हो गई और वो कुछ डिसीजन वही खुद लेने लग गया, उसकी मर्जी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल पा रहा था पंजाब में। और मिलिटेंसी इस हद तक बढ़ गई थी कि निरंकारीज और हिंदूज का कत्लेआम किया जा रहा था, खुलेआम। सबसे ज्यादा बड़ा वाक्य तब आया जो बस में सवार 6 हिंदू यात्रियों को भून दिया गया खालिस्तान आतंकवादियों के द्वारा। तब जाके इंदिरा गांधी की सरकार ने अक्टूबर 1983 में एक काइंड ऑफ इमरजेंसी, या बोल सकते हो, वहां की राज्य सरकार को भंग कर दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1983 के मिड तक लगभग 450 लोगों का कत्लेआम किया जा चुका था खालिस्तान आतंकवादियों के द्वारा। तो इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का ऑर्डर दिया। उनका कहना यह था कि इस आतंकवादी को, इस जो मिलिटेंट हैं टेंपल में घुसे हुए, इनको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो यहीं रह गए और ऐसे ही पैरेलल गवर्नमेंट चलाते रहे तो एक खालिस्तान देश की स्थापना होना दूर नहीं है। क्योंकि इसको सपोर्ट पाकिस्तान से मिल रही थी, पल पल की सपोर्ट, और वो लगातार संपर्क में था जर्नैल सिंह भिंडरावाला पाकिस्तान के साथ। जैसे ही ऑर्डर आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का, तो आर्मी 3 जून 1984 को जो गोल्डन टेंपल का एरिया है उसको चारों तरफ से घेर लेती है और भिंडरावाला को एक काइंड ऑफ वार्निंग इश्यू करती है कि आप इस टेंपल को खाली कर दें, नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो ऑपरेशन था वो एक मंदिर में होने जा रहा था और कई लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। उस टाइम के जो कमांडिंग ऑफिसर थे कुलदीप सिंह बरार, उन्होंने अपने पर्सोनल्स को बोला कि अगर किसी की भावनाएं इससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं या किसी की भावनाएं बहुत ज्यादा इससे आहत होने वाली हैं, तो कृपया प्लीज आइए, ऑपरेशन छोड़ के जा सकता है, अपने फौजियों को उन्होंने बोला। लेकिन उस टाइम पे बात ये हुई कि कोई एक फौजी भी खड़ा नहीं हुआ, इंक्लूडिंग सिख फौजी, वो भी नहीं खड़े हुए, क्योंकि उनको सबको मालूम था कि ये जो अंदर घुसे हुए हैं ये आतंकवादी है, ना कि कोई धर्म प्रचारक। आर्मी 5 जून 1984 को अंदर घुसती है गोल्डन टेंपल में, लेकिन जैसे ही वो एंटर करती है तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है उनको मिलिटेंट के द्वारा, और लगभग 10 जून तक ये ऑपरेशन चलता रहता है। मिलिटेंट फायरिंग आर्मी के ऊपर, आर्मी जो है मिलिटेंट के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन 10 जून तक लगभग सभी का खात्मा कर दिया जाता है और भिंडरावाला तो लगभग दूसरे या तीसरे दिन ही मारा जा चुका था। गवर्नमेंट के मुताबिक लगभग 493 मिलिटेंट खालिस्तानी आतंकवादी और कुछ सिविलियंस की भी जाने गई थी। लेकिन एक सोचने वाली बात यह होती है कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार होने से खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान जो मिलिटेंसी थी वो खत्म हो गई? इसका जवाब मिलता है जी नहीं। अक्टूबर 1984 में ही इंदिरा गांधी जी के 2 बॉडीगार्ड होते थे, वो सिख, तो उन 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में इंदिरा गांधी जी का कत्ल कर दिया उनके ही रेजिडेंस पे। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में एंटी सिख राइट्स भड़क गए। एंटी सिख राइट भड़कने का कारण मेजर यही था कि जो सिख पर्सोनल थे या सिख गार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी का कत्ल किया था। तो इसमें एक नानावटी कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इसमें यह माना गया कि कुछ कांग्रेस नेताओं के अभी हाथ था सिख दंगे भड़काने के पीछे। 23 जून 1985 को भारत के एक प्लेन 747 जो कि कनाडा से नई दिल्ली आ रहा था, उसको खालिस्तान आतंकवादियों के द्वारा रास्ते में ही बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है, जिसका कि मलबा आयरलैंड के आसपास जाके गिरता है। इसमें मरने वालों की कुल संख्या थी 331, जिसमें के 27 भारतीय भी थे और ज्यादातर ये कैनेडियन और कुछ इंग्लैंड के सिटीजन भी थे। खालिस्तान जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उनमें से 2 ग्रुप ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन और दमदमी टकसाल ने एक बार फिर कब्जा कर लेते हैं वो गोल्डन टेंपल के ऊपर। और कब्जा करने के बाद वो एक फतवा जारी करते हैं कि हमारा जो इस गोल्डन टेंपल के ऊपर पूरी तरह कब्जा हो गया है और पंजाब का नाम अब से स्टेट ऑफ खालिस्तान होगा और ये इंडिपेंडेंट होगी इंडिया से। इसके बाद से 1986-87 में कई सारे वायलेंट प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं, जिसमें देखिए मेजर प्रोटेस्ट 32 पैसेंजर को मारा जाता है, हिंदू पैसेंजर्स को लुधियाना में, और इसके साथ साथ 81 हिंदू पैसेंजर्स को ट्रेन से उतार के गोलियों से भून दिया जाता है 1987 में। तो ये सब देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1989 में ब्लैक थंडर नाम का ऑपरेशन चलाते हैं इन मिलिटेंट के खिलाफ और इनका सफाया भी कर देते हैं 1989 में।
इस ऑपरेशन में अजीत डोभाल जो हमारे अभी के एनएसए हैं, इनका भी एक की हाथ था और इन्होंने काफी हद तक मदद की इस एलिमिनेशन में। अगस्त 1991 में रोमानिया में जो भारत के एम्बेसडर होते हैं उनके ऊपर खालिस्तानी मिलिटेंट्स के द्वारा हमला किया जाता है और उनकी डिमांड ये होती है कि हमें खालिस्तान देश बना के दो। इस 1995 में बेअंत सिंह जी को, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं पंजाब के, उनको बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है और उनकी डिमांड वही होती है कि हमें खालिस्तान बना के दिया जाए और नहीं तो हम ऐसे हमले करते रहेंगे। लेकिन बात दरअसल ये थी कि उनके हमले इस तरह के कायराना इसलिए होने लग गए थे क्योंकि 1995 90s तक आते आते जो खालिस्तान मूवमेंट थी वो बिल्कुल मर रही थी और दबती ही जा चुकी थी धीरे धीरे। साल 1990 के बाद पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ने मिलिटेंट के ऊपर नकेल कसना चालू कर दिया और इस हद तक नकेल कसा कि मिलिटेंसी नाम का सफाया ही कर दिया पंजाब स्टेट से। और 1995 बेअंत सिंह के हमले के बाद से, उसके बाद से कोई बड़ा हमला ये कर ना पाए और इनकी जो मूवमेंट थी वो दबती ही चली गई और खालिस्तान नाम का जो शब्द है वो बिल्कुल जमीन में जमादोज हो गया उस टाइम पे। लेकिन 2020 में किसान आंदोलन के दौरान मौका मिलता है खालिस्तान एक्टिविस्ट, खालिस्तान जो मूवमेंट के लोग हैं जो कि बाहर बैठे हुए हैं अलग अलग देशों में, कनाडा, इंग्लैंड या यूएसए में, उनको मौका मिलता है भारत में दोबारा से खालिस्तान मूवमेंट को जिंदा करने का। तो वो क्या करते हैं कि 26 जनवरी 2021 को जब किसान मोर्चा या किसान जो लोग थे वो प्रोटेस्ट या मार्च निकाल रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने अपने कुछ आदमी घुसा दिए उस मोर्चे में और भारत का झंडा उतरवाने की कोशिश की, जो कि खालिस्तानियों के द्वारा कोशिश की गई थी लाल किले के ऊपर। और इसको उन्होंने एक अपनी बड़ी उपलब्धि देखा। उन्होंने सोचा कि हम आसानी से इन चीजों को कर सकते हैं और भारत की सरकार हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। इसी कड़ी में एक और चीज होती है कि जो ये भारत का झंडा उतारने में जो सबसे बड़ा सपोर्टर होता है वो दीप सिद्धू होता है। वो भी एक काइंड ऑफ खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाला इंसान ही था, जो कि एक कार क्रैश में मारा गया। और उसने कार क्रैश से पहले एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था वारिस पंजाब दे। और उसकी मौत के बाद इस पंजाब दे के जो चीफ है वो अमृतपाल सिंह को बनाया जाता है और अगस्त 2022 से वो अपने प्रोटेस्ट को वायलेंट करना चालू करता है। अमृतपाल सिंह पुलिस को खुलेआम चुनौती देने लग जाता है और वो अजनाला पुलिस स्टेशन में जाके अपने एक साथी को खुलेआम छुड़वा के लिए आता है, क्योंकि वो क्या करता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाथ में लेके वो पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हो जाता है। और आपको पता है कि ग्रंथ के ऊपर या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर पुलिस हमला नहीं कर सकती। तो इस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए, जहां वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए अपने साथी को छुड़ा लिया। तो इस चीज की बहुत ज्यादा निंदा होने लगी और अमृतपाल सिंह खुलेआम खालिस्तान का प्रचारक होने लगा और वो खुल के प्रचार करने लगा, क्योंकि अमृतपाल सिंह को सपोर्ट मिल रहा था कनाडा से और लंदन से, जहां से उसको काफी सारे पैसे की सप्लाई की जा रही थी। वो पैसे के लिए सब कुछ कर रहा था। मार्च 2023 में पंजाब की सरकार एक्शन लेना स्टार्ट करती है अमृतपाल के ऊपर और अमृतपाल को 35 दिनों के अंदर ढूंढ निकालती है और अप्रैल 2023 में उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, जिससे कि इंडिया में या आप बोल सको पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट का बिल्कुल ही सफाया हो जाता है और खालिस्तान मूवमेंट दोबारा से दब जाती है। लेकिन कनाडा और इंग्लैंड में जो डायस्पोरा है, जो सपोर्टर है खालिस्तान, वो अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं और वो इंडियन हाई कमीशन इंग्लैंड और इंडियन हाई कमीशन कनाडा में हमला करने की कोशिशें करते हैं। एक इंसिडेंट ये हुआ कि इंडियन हाई कमीशन इंग्लैंड में झंडा उतारने की कोशिश की गई, जिसमें के खालिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हाथ था। वो डिफेस करना चाहते थे भारत के झंडे को, लेकिन भारत के जो कर्मचारी थे उन्होंने ये सब होने नहीं दिया, क्योंकि ये कोई भी देश का नागरिक अपने देश के झंडे का अपमान सहन नहीं कर सकता। और इससे ये हुआ कि भारत सरकार ने भी कुछ एक्शन लेने की ठानी और भारत सरकार ने उन सरकारों कनाडा की और इंग्लैंड की सरकार को चेतावनी दी कि अगर भारत के किसी भी नागरिक को खालिस्तान मिलिटेंट के द्वारा कोई भी नुकसान हुआ तो उसके कड़े परिणाम होंगे। तो इसकी वजह से काफी हद तक उन सरकारों ने कंट्रोल करने की कोशिश की इन खालिस्तान एक्टिविस्ट। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जो जितने भी खालिस्तान सपोर्टर हैं हाल फिलहाल में, उन सबका धीरे धीरे सफाया होते जा रहा है। कोई ब्लड कैंसर से मर रहा है, कोई
एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी को कार में ही सफोकेशन हो रही है, लेकिन पता नहीं कौन इतना उपकार कर रहा है भारत के ऊपर, जो कि भारत के दुश्मनों को इतनी चुन चुन के आराम से मार रहा है। लेकिन हमें उसका धन्यवाद होना चाहिए। एक लीडर होता है खालिस्तान का निज्जर, जिसकी मौत के बाद, जो कि एक कार एक्सीडेंट में होती है, लेकिन खालिस्तान ये इल्जाम लगाता रहा भारत के ऊपर कि ये भारत ने करवाया। उनका कहना ये था कि हम भारत में खालिस्तान मूवमेंट को वापस लेके आएंगे, और वो क्या करते हैं कि वो रेफरेंडम करवाते हैं कनाडा में। जिस कनाडा में रेफरेंडम करवाते हैं, वहां पे आप सोचो कि लोग वोट देने के लिए कितने आते हैं, मात्र 500 लोग पहुंचते हैं वोट देने के लिए। इसकी वजह ये थी कि भारत ने इतना प्रेशर कनाडा के ऊपर डाला था कि इस रेफरेंडम को ज्यादा हवा ही नहीं मिली कनाडा में। इसके बाद जो मेजर बात है, जो मेजर इशू आता है, वो ये आता है कि खालिस्तान मूवमेंट क्या दोबारा से खड़ा हो रहा है। तो मेरे मानने में जी हाँ, खालिस्तान मूवमेंट दोबारा से खड़ा हो रहा है, क्योंकि इसको काफी ज्यादा पैसे का सपोर्ट कनाडा से, इंग्लैंड से मिल रहा है। और खालिस्तान मूवमेंट या खालिस्तान लोगों ने ये बोला है कि हम भारत में वर्ल्ड कप को डिस्टर्ब करेंगे और G20 समिट को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ये तो रही पूरी कहानी खालिस्तान की, कैसे शुरू हुआ और कहां पे आके खत्म, या फिर कहां से दोबारा चालू हो रहा है। मैं आपको इसमें से कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से पहला टॉपिक है ब्लू स्टार ऑपरेशंस और दूसरा टॉपिक है ब्लैक थंडर ऑपरेशंस। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए खुश रहें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।